हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक हिस्ट्री ऑफ एम्ब्रियोलॉजी पर है। तो हम लोग बात करें सबसे पहले फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी की। तो वह साइंस जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को डिस्कस करता है, या जिस साइंस में हम लोग एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को पढ़ते हैं उसको हम लोग एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो हम लोग फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो आपका एरिस्टोटल मीन्स अरस्तु जो है वो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी है। इन्होंने चिक डेवलपमेंट के स्टेजेस को जो है रिकॉर्ड किया और उसको राइट डाउन किया अपनी बुक डी जनरेशन एनिमेलियम में। कभी कभी आपके टीजीटी पीजीटी इस तरह के एग्जाम्स में ये पूछ सकता है कि आपके फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है। तो आपके फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी एरिस्टोटल, और इन्होंने जो बुक लिखी, बुक का नाम है डी जनरेशन एनिमेलियम। नेक्स्ट, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। तो आपके कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर जो थे वो आपके मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के जन्मदाता थे, जिन्होंने अपने बियर लॉ के अकॉर्डिंग जो है एम्ब्रियोलॉजी को जो है मॉडर्नाइज तरीके से डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग कुछ थ्योरी के बारे में देख लेंगे वन बाय वन करके, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करें थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द नेम इंडिकेट कि किसी भी चीज़ के फॉर्म होने से पहले की बात इसमें की गई है। तो हम यहाँ पे बात करें आपके 17 और 18 सेंचुरी के जो साइंटिस्ट थे, जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी को एक्सप्लेन किया। दैट थ्योरी इज़ प्री फॉर्मेशन थ्योरी। और इस थ्योरी में हम किसी भी एनिमल के ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं। तो बात करें थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन में, ये दो भागों में डिवाइडेड थी। मीन्स इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, ओविस्ट और एनिमिकुलिस्ट। तो ऐसे साइंटिस्ट जो किसी भी एनिमल का डेवलपमेंट पूरी तरीके से ओवा से मानते थे, मीन्स ओवा पे डिपेंडेंट मानते थे, उन साइंटिस्ट को ओविस्ट कहा जाता था। या उनका जो मत था या उनका जो व्यू था, पॉइंट ऑफ व्यू कहने का, वो था कि जो भी आपका कोई भी एनिमल है या किसी भी एनिमल का डेवलपमेंट हुआ है वो आपके ओवरी से हुआ है। उन्होंने स्पर्म को जस्ट एक पैरासाइट माना है, ठीक है। जबकि इन सारे वैज्ञानिक स्वामिरडेम, मेलपीगी, हेलर और बोनेट ये ओविस्ट थे। इनका कहना था कि जो भी आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है वो ओव्यूल से ही होता है, मीन्स ओवा से ही होता है। बट इसी में ही आपका दूसरी विचारधारा थी, मीन्स आपके दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था एनिमिकुलिस्ट का, जो कि कहते थे कि आपका जो भी डेवलपमेंट है, मीन्स जो भी एनिमल का ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से स्पर्म पर डिपेंड करता है। इन एनिमिकुलिस्ट का कहना था कि एम्ब्रियो वॉज परफॉर्म्ड इन द स्पर्मेटोजोआ एंड एग इज ओनली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक, आपका जो भी एनिमल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, पूरा फॉर्मेशन होगा वो आपके स्पर्म पे डिपेंड करता है, और ओवा केवल आपके डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है, मीन्स नरिशमेंट के लिए है। ठीक, एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए केवल ओवा का रोल है, अकॉर्डिंग टू लीवेनहॉक और हर्ट्ज़सॉकर। ठीक है, ये दोनों एनिमिकुलिस्ट थे। तो हर्ट्ज़सॉकर ने बल्कि ये एक आपके साथ एक डिज़ाइन भी अपना प्रस्तुत किया, जिसमें उनका कहना था कि स्पर्म के अंदर, ठीक है, ये सपोज किसी स्पर्म का फिगर है तो उनका कहना था कि स्पर्म के अंदर ही लाइफ जो है छुपी होती है। इन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर फिगर स्पर्म का जो है वो दिखाया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि एक स्पर्म के अंदर आपका एनिमल छुपा होता है। तो ये स्पर्म के अंदर आपका एनिमल है, ठीक है, आप इसको कंसीडर करिए कि स्पर्म के अंदर आपका एनिमल होता है। ठीक, लीवेनहॉक और हर्ट्ज़सॉकर का कहना था कि जो भी आपका मिनिएचर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिस भी ऑर्गेनिज्म को हमें डेवलप करना है, मीन्स अगर हमें जो है चिक एम्ब्रियो चाहिए तो चिक एम्ब्रियो के स्पर्म में, ठीक है, उसके हेड में उस एम्ब्रियो का या उस ऑर्गेनिज्म का मिनिएचर जो है छुपा होता है, मीन्स उसके हेड में होता है। तो हम बात करें, बोनेट ने 1745 में अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए ये प्रूफ कर दिया कि जो भी आपके एम्ब्रियो होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन भी डेवलप होते हैं। ठीक, मीन्स डायरेक्ट विदाउट फर्टिलाइजेशन एग से भी जो है डेवलप होते हैं। सो द एम्ब्रियो कुड नॉट बी प्री फॉर्म्ड इन द स्पर्म। ठीक है, तो बोनेट ने ये प्रूफ किया कि आपका जो एनिमल होता है, ठीक है, वो प्रीफॉर्म नहीं होता है, मीन्स जो है पहले से नहीं होता है स्पर्म के अंदर। द नेक्स्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ इपीजेनेसिस। तो इसको पॉस्टुलेट किया है या ये थ्योरी दी गई है कैस्पर फ्रेडरिच वुल्फ के द्वारा।
ठीक है। तो कैस्पर फ्रेडरिच वुल्फ का कहना था कि जो भी आपका स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, ठीक है, मीन्स इम्ब्रियो में, फर्दर डेवलपिंग इम्ब्रियो में जो आपका स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है लिविंग थिंग्स का, ये डेवलप होता है अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू से, ठीक है। तो फ्रेडरिच वुल्फ जब चिक इम्ब्रियो पर काम कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि जो भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है वो जो है आपके कुछ ग्रैनुलर सब्सटेंस से हो रहा है, ठीक है। हम बात करें तो कुछ ग्रैनुलर, उन्होंने न्यूक्लियाई को देखा, उन्होंने देखा कि कैसे आपका केवल एक सिंगल सेल, ठीक है, वो डेवलप कर जाता है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में, इम्ब्रियो में। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ऑफ लिविंग थिंग डेवलप फ्रॉम अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू। फर्दर ही सी दैट द ग्रेन्यूल्स वर लेटर डेवलप इनटू लेयर्स। फिर उन्होंने स्टडी के दौरान देखा कि जो वो ग्रेनुलर सब्सटेंस था, ठीक है, वो आपके कन्वर्ट हो गया कुछ लेयर्स में, जो कि आपकी बाद में एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर्स कहलाई। तो ठीक है, इस तरीके से अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू से स्पेशलाइज्ड आपकी जो है लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ और फिर कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। तो नेक्स्ट हम लोग बियर लॉ की बात करें तो आपके कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर, जो कि मॉडर्न फादर हैं एम्ब्रियोलॉजी के, उन्होंने दो आपके लॉ दिए। अकॉर्डिंग टू बियर फर्स्ट लॉ, मोर जनरल फीचर्स, ठीक, दैट आर कॉमन टू ऑल मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक, सारे ग्रुप ऑफ एनिमल्स में जो भी आपके जनरल फीचर्स हैं वो कॉमन है इम्ब्रियो में, ठीक है। हम बात करें इम्ब्रियो में कॉमन है तो हम देखेंगे फॉर एग्जांपल फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, देन मैमल्स में कि डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है, इनकी ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट के दौरान, मीन्स इनकी ऑन्टोजेनी के दौरान, इम्ब्रियो से एडल्ट बनने के दौरान जो इनका इम्ब्रियो होगा फिश का, या हम बात करें आपका एम्फीबिया का, रेप्टाइल का, मैमल का, उन सब में जनरल फीचर्स होंगे, ठीक है, जो कि कॉमन होंगे, ठीक, दैट आर अपीयर इन इम्ब्रियो अर्लियर देन मोर स्पेशलाइज्ड फीचर। और ये घटना काफ़ी अर्ली में होगी, मीन्स जब वो डेवलप नहीं हुआ होगा पूरी तरीके से, जब वो इम्ब्रियो होगा, ठीक, तब उनमें आपके जनरल फीचर्स पाए जाएंगे जो कि सभी में कॉमन होंगे अकॉर्डिंग टू बियर। नेक्स्ट है एनिमल पासिंग टू एडल्ट स्टेज, ठीक है, जैसे ही एनिमल अपनी एडल्ट स्टेज में पास करेगा तो वो इन कॉमन फीचर से दूर हो रहा है, ठीक है, मूव अवे फ्रॉम देम, ये अपने कॉमन फीचर से दूर हो रहा है, ठीक। मीन्स आपके फिश के डेवलपमेंट में, और बात करें एम्फीबिया के डेवलपमेंट में, और रेप्टाइल के डेवलपमेंट में, मैमल के डेवलपमेंट में, अर्ली स्टेज में कुछ आपके जो फीचर्स होंगे वो कॉमन होंगे सभी में। जैसे जैसे ये अपने एडल्ट की तरफ बढ़ेंगे, फिश एडल्ट होगी या रेप्टाइल एडल्ट होगा या आपका मैमल एडल्ट होगा, तो वो इस कॉमन फीचर से दूर चले जाएंगे, ऐसा बियर ने अपने लॉ में बताया। एंड द नेक्स्ट लॉ इज द थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन प्रिंसिपल और बायोजेनेटिक लॉ। तो आपकी हम बात करें 1891 में अर्नेस्ट हैकल, ठीक है, जो कि आपके जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट और फाइलोजेनिक डेवलपमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप को डिस्कस किया एंड दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड द लॉ रिकैपिटुलेशन प्रिंसिपल। और हैकल ने इस रिकैपिटुलेशन प्रिंसिपल को नाम दिया, हैकल गिव्स द नेम बायोजेनेटिक लॉ, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि बायोजेनेटिक लॉ को नाम किसने दिया है, तो इसको हैकल ने नाम दिया है। और आपका रिकैपिटुलेशन प्रिंसिपल ही बायोजेनेटिक लॉ है। और अगर इसको पूरा पूछता है कि ये प्रिंसिपल किसने दिया है, तो मुलर एंड हैकल ने रिकैपिटुलेशन प्रिंसिपल को जो है दिया है या बताया है इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to Haeckel proposed recapitulation law, the successive stage of individual, ठीक है, मीन्स किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में जो भी सक्सेसिव स्टेज आती हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फिश, फॉर एग्जांपल फिश के डेवलपमेंट के लिए स्टेज ए, स्टेज बी, स्टेज सी, ठीक है। तो द सक्सेसिव स्टेज इन इंडिविजुअल डेवलपमेंट, ठीक, इसको हम लोग ऑन्टोजेनी बोलते हैं इंडिविजुअल डेवलपमेंट को, करेस्पॉन्ड विथ द एडल्ट एंसेस्टर इन द लाइन ऑफ इवोल्यूशनरी डिसेंट। तो हम बात करेंगे ये करेस्पॉन्ड करती हैं ये स्टेजेस,
ठीक है। इस फिश के एंसेस्टर में भी ये स्टेजेस कॉमन रही होंगी अकॉर्डिंग टू हैकल। ठीक है, दोबारा हम देखेंगे द सक्सेसिव स्टेज ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑन्टोजेनी करेस्पॉन्ड विथ द सक्सेसिव एडल्ट एंसेस्टर इन द लाइन ऑफ इवोल्यूशनरी डिसेंट। ठीक है, ये करेस्पॉन्ड करती हैं सक्सेसिव स्टेज के साथ जो कि उस एडल्ट के एंसेस्टर में ऑलरेडी पाई जाएंगी इवोल्यूशनरी डिसेंट के दौरान। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें अ सीरीज ऑफ ऑन्टोजेनिक स्टेज डेवलपमेंट ऑफ ए फिश, हम सबसे पहले देख रहे हैं फिश के डेवलपमेंट के लिए स्टेज ए, स्टेज बी, स्टेज सी आई, उसके बाद फिश एडल्ट बन गई। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किसी एम्फीबिया के डेवलपमेंट में, तो आपकी एम्फीबिया पास करेगा स्टेज ए से, देन बी से, देन सी से, देन उसमें फाइनल आपकी एम्फीबिया में एडल्ट स्टेज आएगी एंड इट इज कॉल्ड एम्फीबिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो भी नेक्स्ट हायर, इसका नेक्स्ट अगला जो आएगा ग्रुप, तो हम लोग देखेंगे सपोज रेप्टाइल में, तो ए से पास करेगा बी से, देन सी से, देन डी से, देन ई से एंड इट बिकम रेप्टाइल। तो हम लोग देख रहे हैं इन रेप्टाइल द सक्सेसिव स्टेज ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट करेस्पॉन्ड कर रहा है विथ सक्सेसिव एडल्ट एंसेस्टर इन द लाइन ऑफ इवोल्यूशनरी डिसेंट। ठीक है, अपने एंसेस्टर से, तो रेप्टाइल का एंसेस्टर एम्फीबिया, एम्फीबिया का एंसेस्टर फिश। ठीक है, तो उसके सक्सेसिव स्टेज से करेस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये थ्योरी आपके मुलर और हैकल ने दी है। ठीक है, हैकल ने इसको बायोजेनेटिक लॉ नाम दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। तो एक बहुत ही फेमस इसमें हैकल ने एक लाइन लिखी है कि ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी। ठीक है, मीन्स जो भी आपका सक्सेसिव इंडिविजुअल डेवलपमेंट है उसमें एंसेस्टर की फाइलोजेनी छुपी होती है। ठीक है, रिकैपिटुलेट उसको दोबारा से वो उसी आधार पर चलता है जैसे उसका एंसेस्टर का एम्ब्रियो गया हो। ठीक, होप सो आप बात को समझे होंगे।